दोस्तों, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस वक्त आपके बगल वाले कमरे में जो इंसान बैठा है वो वही है जिसे आप जानते हैं? क्या होगा अगर वो चेहरा सिर्फ एक नकाब हो और उसके पीछे कोई और साया छिपा हो? आज की कहानी कोल्हापुर के उन जंगलों की है जहाँ सिर्फ पीछा नहीं करते, वो आपका वजूद चुरा लेते हैं। तो तैयार हो जाइए, डर की गूंज में हम सामना करेंगे बहरूपिया का। यह बात बहुत साल पुरानी है। करीब 1970 की शुरुआत थी। कोल्हापुर के एक छोटे से गांव में रविराज नाम का एक युवक रहता था। रविराज की शादी 6 महीने पहले हुई थी। उसकी पत्नी का नाम तारा था। तारा अपनी उम्र के 20वें साल में कदम रख चुकी एक बेहद खूबसूरत युवती थी। 1970 के उस दौर में देश धीरे धीरे प्रगति की राह पर बढ़ रहा था। घर घर में शिक्षा का महत्व बड़े बुजुर्गों को समझ आने लगा था। लेकिन पुरानी परंपराएं, मान्यताएं और अंधविश्वास अभी भी मकड़ों की जाले की तरह लोगों के मन से चिपके हुए थे। कोल्हापुर का वो गांव शहर से काफी दूर पहाड़ों और घाटियों के बीच बसा था। गांव की बस्ती बहुत कम थी। गांव में एक गांव देवी का मंदिर था और गांव से सटा एक बहुत विशाल जंगल था। उस जंगल के बारे में एक बात मशहूर थी। वह बात कुछ ऐसी थी। ब्रिटिश काल के दौरान यहाँ दो गुटों में भयानक गैंगवार हुआ था। उस युद्ध में कई लोग मारे गए थे। उनमें से एक गुट में बहुरूपी यानी कि तरह तरह के रूप धारण करके घूमने वाले जासूस थे। उस घटना के बाद उस जगह पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जंगल से गुजरते समय तरह तरह की आवाजें सुनाई देती। कभी किसी के झगड़ने की आवाज आती तो कभी अचानक इंसान दिखाई देते। कहा जाता था कि वहां जाने वाला इंसान जब वापस लौटता तो उसमें बदलाव आ जाता था। वह पहले जैसा व्यवहार नहीं करता था। लोग कहते थे कि जंगल का बहुरूपी जंगल में गए इंसान का रूप लेकर गांव लौट आता है। गांव के लोग जंगल की उस जगह पर जाने से बचते थे। लेकिन महिलाएं अक्सर झुंड बनाकर फल या जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल जाया करती थी। एक दिन रविराज की पत्नी तारा गांव की महिलाओं के साथ जंगल में लकड़ियां चुनने गई थी। उस दिन तारा ने भूरे रंग की साड़ी पहनी थी। वह साड़ी उसे बहुत पसंद थी क्योंकि शादी के बाद उसके पति ने उसे पहली बार वही साड़ी तोहफे में दी थी। गर्मियों के दिन थे। चिलचिलाती दोपहर ढल चुकी थी। धूप की तपिश कम होने पर शाम के करीब 5 बजे वे सब जंगल में गई थी। वहां तारा लकड़ियां इकट्ठा करने में मग्न हो गई। बाकी महिलाएं भी अपने अपने काम में व्यस्त थी। कुछ समय बीतने के बाद तारा को थोड़ी दूरी पर एक औरत दिखाई दी। वो औरत बिल्कुल दुर्गा जैसी लग रही थी। दुर्गा भी उनके साथ ही जंगल आई थी। लेकिन दूर से तारा को सब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तारा जोर से चिल्लाई, दुर्गा का। महाराष्ट्र में बड़ी बहन को अक्का कहकर पुकारते हैं। दुर्गा का। अरे उधर कहाँ चली गई? इतना दूर मत जा, इधर आ जा। वह औरत मुड़ी और कहने लगी, अरे इधर पके हुए आम का ढेर लगा हुआ है, जल्दी आ, हम दोनों ले आते हैं। इतना कहकर वह औरत मुड़ी और आगे बढ़ने लगी। तारा ने ज्यादा सोचा नहीं और वह तेजी से उसके पीछे चल पड़ी। घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच दुर्गा का कब गायब हो गई, तारा को पता ही नहीं चला। तारा चलते चलते काफी आगे निकल आई थी। वह दुर्गा को ढूंढने लगी, लेकिन दुर्गा कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी उसे सामने आम का एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर पके हुए आम लदे थे और कुछ आम नीचे भी गिरे हुए थे। तारा आगे बढ़ी और फटाफट अपनी झोली में आम भरने लगी। कुछ समय बीता और उसे किसी के चलने की आवाज आई। सूखे पत्तों पर कर कर की आवाज करते हुए
कोई उसकी दिशा में आ रहा था। तारा सावधान हो गई। उसने झटके से मुड़कर आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे एहसास हुआ कि इस सुनसान और विशाल इलाके में वह बिल्कुल अकेली है। वो घबरा गई और जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगी। एक मोड़ पर मुड़ते ही उसे पीछे से आवाज आई। वह डर के मारे पीछे मुड़ी। सामने जो कुछ था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह थर-थर कांपने लगी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और पूरे सन्नाटे में अचानक एक भयानक चीख गूंज उठी। तारा के साथ आई अन्य महिलाएं वो आवाज सुनकर बुरी तरह डर गई। आवाज की दिशा में एक दो महिलाएं भागी। तभी उन्हें सामने से तारा दौड़ती हुई आती दिखाई दी। दौड़ते हुए तारा महिलाओं के पास पहुंच गई। वह बुरी तरह हाँफ रही थी। कुछ देर बाद सांस लेने के बाद तारा ने कहा, दुर्गा अक्का, मैं तेरे पीछे पीछे आई थी। तूने ही तो कहा था कि चल आम इकट्ठा करते हैं, और तू खुद ही मुझे छोड़कर गायब हो गई। तभी दुर्गा अक्का ने बड़े आश्चर्य से कहा, क्या? मैं कब गायब हुई? और मैंने कब कहा कि चल आम इकट्ठा करने चलते हैं? तारा अविश्वास भरी नजरों से उसे देखती रह गई। सभी महिलाएं पूछने लगी, पर तू इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? क्या हुआ? तारा ने बताया, जब मैं आम के पेड़ से लौट रही थी तब मेरे कानों में एक आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक कंकाल पड़ा था और वो मेरी तरफ ही घूर रहा था। उसे देखकर मैं बहुत डर गई और चिल्लाते हुए यहाँ भाग आई। और अब ज्यादा समय न गवाते हुए सभी महिलाएं तुरंत वहां से निकल गई और अपने अपने घर पहुंच गई। सूरज ढल चुका था और पूरे इलाके में अंधेरा छा गया था। हर घर में चूल्हे जल रहे थे। रविराज तालुका से रात को देर से घर लौटा। उसके घर आते ही उसकी माँ ने उसे एक तरफ बुलाया और धीमी आवाज में कहा, रवि, तारा आज शाम को जंगल गई थी। वहां से आने के बाद वह किसी से ठीक से बात नहीं कर रही है। मुझे जरा उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है, जरा देखो तो। रविराज ने कहा, अरे माँ, थक गई होगी बेचारी, तू चिंता मत कर, मैं उससे बात करता हूँ। रविराज अपनी पत्नी तारा से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसे जंगल में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं का भी थोड़ा अंदाजा था। रात का खाना निपटा कर सब सो गए। तारा और रविराज बिस्तर पर लेटे थे। रविराज को महसूस हो रहा था कि तारा हमेशा की तरह सहज नहीं लग रही थी। वह कुछ बदली बदली सी थी। रविराज ने पूछा, क्या हुआ तारा? आज जंगल में गई थी ना? तारा ने बताया, हाँ, जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने गई थी। दुर्गा अक्का, वसु मौसी और अन्य दो तीन महिलाएं भी साथ में थी। रविराज ने गौर किया, जब से तू आई है मैं देख रहा हूँ कि तेरे चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है। क्या बात है? तारा ने निर्जीव नजरों से रविराज की ओर देखा। पल भर के लिए रविराज उसकी उन नजरों को देखकर ठिठक गया, लेकिन दूसरे ही पल तारा के चेहरे का भाव बदल गया और वो बोली, अरे क्या बताऊँ, आज जंगल में जरा अजीब सी घटना घट गई। तारा ने रविराज को जंगल की पूरी हकीकत सुना दी। तारा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रविराज ने चिंता भरे स्वर में कहा, तुझे क्या हुआ है पता नहीं, पर अब फिर से उस जंगल में मत जाना। दिन भर के काम से थका हुआ रविराज सोचते सोचते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगला दिन हुआ। हमेशा की तरह सब अपने अपने काम में लग गए। सुबह 7 बजे रविराज काम के लिए तालुका निकल गया। घर में तारा अपने रोजमर्रा कामों में व्यस्त हो गई, लेकिन पिछले दिन की घटनाओं की वजह से उसके मन में बड़ी बेचैनी थी और काम में उसका मन ही नहीं लग रहा था। शाम को रविराज काम से घर लौटा। तारा रसोई में खाना बना रही थी। तभी रविराज की माँ ने उसे फिर से एक तरफ बिठाया और कहा, रवि, कुछ तो बुरा घट रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। माँ की उस डरी आवाज ने रविराज के दिल की धड़कन बढ़ा दी। माँ ने आगे बताया, दोपहर को मैं वसु मौसी के पास गई थी। उसने मुझे सब बताया है। कल शाम को जंगल में
तारा अकेली थी। तभी रविराज ने माँ की बात काटकर खुद को और माँ को संभलते हुए बोला, माँ, मुझे सब पता है, पर तारा को कुछ भी नहीं हुआ है। तू बेकार में चिंता मत कर। रविराज ऊपर से निश्चिंत दिख रहा था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि उसे अपने विचारों पर फिर से गौर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घर के लोग चैन की नींद सो रहे थे। रात का घना अंधेरा छाया हुआ था। करीब रात के 2 बजे रविराज की नींद अचानक टूट गई। उसने पास में देखा तो तारा वहां नहीं थी। रविराज बिस्तर से तुरंत उठ खड़ा हुआ। पास वाले कमरे से हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वो पीली डगमगाती रोशनी ऐसी थी जैसे किसी ने आग जलाई हो। रविराज उस कमरे की तरफ बढ़ा। वह रोशनी रसोई के घर के अंदर से आ रही थी। रविराज की नज़र दीवार पर पड़ रही परछाइयां पर पड़ी। कोई नीचे बैठा था। सामने आग जल रही थी और वो व्यक्ति आग के बिल्कुल सामने बैठा था। रविराज बिना आवाज किए धीरे से आगे बढ़ा। उसने दरवाजे से झांककर देखा तो दंग रह गया। सामने तारा बैठी थी। उसने चूल्हे में आग जला रखी थी और वह निर्जीव भाव शून्य नजरों से आग की लपटों को देख रही थी। रविराज ये देखकर पूरी तरह डर गया। उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसका शरीर थरथराने लगा। तारा के चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन और रूखापन था। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और रविराज की तरफ देखा। उसकी भयानक नजरों को देखकर रविराज की रूह कांप गई। लेकिन अगले ही पल तारा के चेहरे के भाव बदल गए। वह घबराकर पीछे हटी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आग की लपटों को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसकी ये हालत देखकर रविराज दौड़कर उसके पास गया और उसे संभाला। घर में इस घटना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब रविराज के मन में शंका पैदा हो गई थी। उसकी जानकारी में एक बाबा थे, बाबा मेघदूत। वे उनके ही तालुका के एक गांव में रहते थे। रविराज अगले ही दिन उनसे मिलने निकल गया। बाबा मेघदूत से मिलकर रविराज ने अब तक की पूरी आपबीती उनको सुनाई। बाबा ने पूरे शांति से सुना और बोले, तुम्हारे घर में रहने वाली वह तुम्हारी पत्नी नहीं, बल्कि एक बहुरूपिया है। बाबा, बहुरूपिया? ये कैसे मुमकिन है? रविराज की आवाज डर के मारे लड़खड़ाने लगी। तो बाबा ने कहा, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। बहुरूपी को पहचानने की कुछ निशानियां हैं। पहली निशानी, वह सुबह 3 बजे के बाद सोता नहीं है, बल्कि अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर देखता रहता है। दूसरी निशानी, उसे लहसुन की गंध सहन नहीं होती। अगर उसके मुंह में डाल दिया जाए तो वह जलन से तड़पने लगता है। और तीसरी निशानी, सुबह 3 से 4 के बीच उसे कम से कम एक बार अपने असली रूप में आना ही पड़ता है। रविराज ने रोते हुए पूछा, बाबा, मुझे मेरी असली तारा वापस कैसे मिलेगी? तभी बाबा ने ठंडे स्वर में कहा, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, पर तुम्हारे घर को बचाने का एक उपाय है। तुम्हें उस बहुरूपियों को खत्म करना होगा। खत्म? उसे जान से कैसे मारूंगा? रविराज ने थूक गटकते हुए कहा। बाबा बोले, कैसे भी करो, वह तुम पर निर्भर है। पर याद रहे, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 दिन हैं। इन 2 दिनों में तुम्हें उस बहुरूपी का अंत करना होगा, वरना समझ लो कि तुम्हारे घर को आग लग चुकी है। रविराज वहां से निकल पड़ा। उसके मन में डर और शंकाओं का तूफान उठा था। घर जाते समय उसने रास्ते से आधा किलो लहसुन खरीदा और घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने तारा को आवाज दी और तारा बाहर आ गई। रविराज ने लहसुन की थैली उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, आज लहसुन का ठेचा यानी चटनी बना, खूब नमक मिर्च डालकर। तारा ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से थैली ली और अंदर चली गई। आज उसके बर्ताव में हमेशा जैसी सहजता दिख रही थी, लेकिन रविराज का मन अब बदल चुका था। वह उसके अंदर सिर्फ उस बहुरूपी को तलाश रहा था। रात का खाना तैयार हो गया। रविराज और उसके पिता खाना खाने बैठे। तारा
और उसकी माँ बाद में खाना खाने वाली थी। वादे के मुताबिक तारा ने लहसुन का ठेचा बनाया। रविराज और उसके पिता खाना खाकर उठ गए। कुछ देर बाद तारा और माँ रसोई में खाना खाने बैठी। तब रविराज जानबूझकर रसोई घर में गया और उनके साथ बैठ गया। उसने देखा कि तारा की थाली में सब कुछ था, पर ठेचा नहीं था। अरे तूने ठेचा नहीं लिया? रविराज ने पूछा। नहीं, मुझे लहसुन का ठेचा पसंद नहीं है, तारा ने जवाब दिया। रविराज ने शंका भरी नजरों से उसे देखा और कहा, अरे थोड़ा खाकर तो देख, बहुत अच्छा बना है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तारा ने मना कर दिया। यह सुनकर रविराज आगे बढ़ा और बर्तन में रखा ठेचा रोटी में भरकर तारा के मुंह के पास ले गया। मैं कह रहा हूँ, इसलिए बस एक निवाला खा ले। माँ ने भी साथ दिया। अरे खा ले एक निवाला, वो कह रहा है ना, तो खा ले। तारा ने वह निवाला खा लिया। रविराज उसे गौर से देख रहा था, लेकिन तारा को कोई तकलीफ नहीं हुई। कुछ देर बाद रविराज वहां से चला गया। रात को सब सो गए। आज रात रविराज को दूसरी निशानी पहचाननी थी। तारा और रविराज बीच वाले कमरे में सोए थे। आधी रात बीत चुकी थी। तारा गहरी नींद में थी। रविराज की नींद खुली और उसने खिड़की खोल दी। चांद की हल्की सफेद रोशनी कमरे में फैल गई। रविराज ने एक पतली झिरझिरी चादर अपने ऊपर ओढ़ी थी और वो चुपचाप लेटा था। रात के 3 बज रहे थे। करवट लेकर सोई हुई तारा की हलचल हुई। रविराज उस पतली चादर के छीने से उसे देख रहा था। तारा ने आंखें खोली और रविराज का दिल जोर से धड़कने लगा। तारा ने एक जमाई ली और करवट बदल ली। अब उसकी पीठ रविराज की तरफ थी। रविराज के शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। वह टकटकी लगाए देख रहा था। समय एक एक सेकेंड आगे भाग रहा था। रविराज इंतजार कर रहा था कि कब बहुरूपी अपने असली रूप में आएगा। समय बीतता गया। 4 बज गए, लेकिन तारा में कोई बदलाव नहीं दिखा। वो वैसी ही पीठ फेर कर लेटी रही। रविराज के मन में उथल पुथल मच गई। उसने मन ही मन मान लिया कि तारा बहुरूपी जाग रही है और टकटकी लगाए देख रही है। भोर के 5 बज गए, पर तारा में कोई बदलाव नहीं हुआ। रविराज को कब नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन रविराज फिर बाबा मेघदूत के पास गया और उन्हें कल रात की पूरी बात बता दी। बाबा, उसने लहसुन का ठेचा तो खा लिया, पर उसे कोई तकलीफ नहीं हुई और रात को ठीक 3 बजे वो जागी थी। पर जागने के बाद उसने बस करवट बदली और मेरी तरफ पीठ कर ली। बाबा ने गंभीरता से कहा, बहुरूपी को पता चल गया है। क्या? क्या पता चल गया है उसे? रविराज ने चौंक कर पूछा। बाबा बोले, उसे पता चल गया है कि तुम्हें उस पर शक हो गया है। अब वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जिससे तुम्हारा शक यकीन में बदले। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मरते समय बहुरूपी को अपना असली रूप दिखाना ही पड़ता है। कुछ भी करो, लेकिन कल के कल उसका अंत कर दो। तुम्हारे पास सिर्फ कल का ही एक दिन बचा है। रविराज वहां से भारी मन से निकला। अब उसके मन में ये बात पत्थर की लकीर बन चुकी थी कि घर में रहने वाली औरत उसकी पत्नी तारा नहीं, बल्कि कोई बहुरूपी है। उसने ठान लिया कि कल उसे खत्म करना ही होगा। घर आने पर रविराज ने तारा से एक शब्द भी बात नहीं की। तारा रसोई में काम कर रही थी। रविराज ने अपनी माँ को एक तरफ बुलाया और पूछा, माँ, क्या तुझे तारा में कुछ बदलाव महसूस हो रहा है? माँ ने कहा, नहीं बेटा, वो तो बिल्कुल पहले जैसी ठीक है। बीच में 1-2 दिन जरा चुप चुप थी, पर अब तो वैसे ही है। वह रात भी रविराज ने जाग कर काट ली, पर उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा। बस तड़के 4 बजे तारा उठी, रसोई में गई और फिर आकर सो गई। रविराज के मन में शक और डर और नफरत का तूफान उठ रहा था। उसने तय कर लिया, आज बहुरूपी का आखिरी दिन है। उस शाम रविराज जब घर लौटा तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह सीधे रसोई में गया। तारा खाना बना रही थी।
जब उसने रविराज की आंखों में देखा तो वह दहकते अंगारे थे। तारा के चेहरे पर डर फैल गया। कहाँ है मेरी तारा? वो बहुरूपीय रविराज चीखा। तारा पीछे हटते बोली, मैं ही तारा हूँ, आप ये क्या कह रहे हैं? तू मेरी तारा नहीं है, रविराज ने चिल्लाकर चूल्हे पर रखे बर्तन को लात मारी। हंगामा सुनकर रविराज के माता पिता दौड़ते वहां चले आ गए। तारा पीछे हट रही थी। तभी रविराज ने उसे पकड़ लिया और जोरदार तमाचा जड़ा। तारा लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। माँ बाप उसे रोकने की कोशिश करने लगे, पर रविराज पर जैसे खून सवार था। उसने सबको किनारे धकेल दिया और तारा पर झपट पड़ा। उसने तारा का गला दबोच लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि तारा कुछ ही कर नहीं पाई। वो मछली की तरह तड़पने लगी। रवि की माँ चिल्लाते बाहर भागी। बूढ़ा बाप उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन रविराज के पागलपन के आगे सब बेकार था। दिखा, अपना असली रूप दिखा बहरूपीय। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए गला और जोर से दबाने लगा। तारा की तड़पन धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी आंखें पतरा गई, शरीर ठंडा पड़ने लगा और देखते ही देखते उसने रविराज के हाथों में दम तोड़ दिया। पुलिस आई और रविराज को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो अपनी सूझबूझ खो चुका था। कुछ ही दिनों में उसे पागलों के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। कुछ दिन बाद उसी विशाल जंगल में किशन और उसका मित्र लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर एक औरत दिखाई दी। उसने भूरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। किशन ने आवाज दी, तारा, तू यहाँ का? वह औरत मुड़ी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वह धीरे से मुस्कुराई और जंगल के घने अंधेरे में ओझल हो गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और ऐसी कहानियों के लिए हमारे डर की गूंज पॉडकास्ट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।